1757 की वो ऐतिहासिक घड़ी थी जब प्लासी की युद्ध भूमि पर नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टकराव हुआ, जिसने भारत के भविष्य को नया रूप दे दिया। इस युद्ध में मीर जाफर के विश्वासघात ने नवाब को हार की ओर ढकेला और ब्रिटिशों को बंगाल पर अपना अधिकार जमाने का मौका मिला। प्लासी की इस हार ने भारतीय इतिहास में ब्रिटिश प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त किया और भारत पर लगभग 200 वर्षों के अंग्रेजी शासन की नींव रख दी। बंगाल की ऐतिहासिक विरासत का अनुभव पर्यटकों के लिए बेहद रोमांचक और शिक्षाप्रद हो सकता है। यहाँ कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों का विवरण है, जहाँ पर्यटक उन घटनाओं और पात्रों को करीब से समझ सकते हैं जिन्होंने बंगाल और भारत के इतिहास को प्रभावित किया है। इन स्थलों पर जाकर पर्यटक सिर्फ इतिहास का अध्ययन नहीं करते, बल्कि उस युग के अनुभव को जीवंत रूप में महसूस करते हैं। बंगाल के ये ऐतिहासिक स्थल पर्यटकों को न केवल ज्ञानवर्धक अनुभव प्रदान करते हैं, बल्कि उनके दिलो दिमाग में इस प्राचीन धरती की धरोहर को अमर बना देते हैं। इस शहर का नाम है मुर्शिदाबाद और जिनके नाम से ये शहर बनाया गया था, बंगाल और उड़ीसा की राजधानी बनी थी ये। इनका जन्म हुआ था मुर्शिद खान का 1660 में। 300 साल का पुराना इतिहास है इस जगह का। तो मुर्शिद खान बेसिकली ये हिंदू परिवार में जन्मे थे। इनका नाम था सुदर्शन नारायण मिश्र। ये ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। मस्जिद के अंदर पहुंच चुके हैं और मस्जिद का जो पुरातात्विक विभाग द्वारा ये अधिग्रहण किया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये पुरातात्विक विभाग के द्वारा इसे अधिग्रहण किया गया है। उर्दू, अरबी, पारसी और कुरान का शिक्षा दिया जाता था। मौलवी एक रहते थे और 4 छात्र एक रूम में, एक कक्ष में। ये है कि इसमें 5 गुंबद हुआ करता था इस मस्जिद में, लेकिन 1987 में जोरदार भूकंप के वजह से 3 गुंबद टूट चुका है, सिर्फ 2 गुंबद बचा हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो गुंबद का स्ट्रक्चर टेढ़ा हो चुका है, ये भूकंप के वजह से ये गुंबद का स्ट्रक्चर जो टेढ़ा हो चुका है। आधी उनको जिंदा कब्र में दफनाया गया था। ये थे सिराजुद्दौला की हत्या करने के बाद अंग्रेज़ों के अधीन जो नवाब बने थे मीर जाफर, उनका ये घर का मुख्य द्वार है। और इतिहास ये है कि इसी के अंदर सिराजुद्दौला की हत्या की गई थी। तो आप देख सकते हैं विंटेज कार है जो नवाब का। इस कार की कीमत 80 रुपया बताई जा रही है गाड़ी के द्वारा। आप देख रहे हैं नरसिंहपुर राजबाड़ी, और ये जो जगह है यहाँ पे ये मृत्यु दंड दिया जाता था, फांसी पे अपराधियों को लटकाया जाता था। तो जो युद्ध हुआ था प्लासी का ब्रिटिश और यहाँ के नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा, तो ये प्लासी जो बैटल ग्राउंड है, युद्ध स्थल है, एक आम का बगीचा हुआ करता था जहाँ पे ये लड़ाई हुई थी, जिसमें यहाँ के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी और सत्ता चली गई थी ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में। पटरानियाँ हुआ करती थी, वो आकर इस तालाब में स्नान करते थे और ये जो घाट का निर्माण किया गया था, इन घाटों से स्नानागार बनाया गया था महिलाओं के लिए। और कहानी ऐसी है कि इस तालाब के अंदर मछलियों का पालन किया जाता था और उनको नाक में सोने का नथ पहनाकर हम आखिरी पड़ाव पे पहुँच चुके हैं। मुर्शिदाबाद का ये हजारद्वारी जो 1000 गेटों के द्वारा निर्मित है। तो इसका इतिहास ऐसा है कि इसमें 900 द्वार जो हैं वो ओरिजिनल हैं और 100 जो कृत्रिम यानी फॉल्स दरवाजे बनाए गए हैं, जिसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए इस निर्माण स्थली का नाम हजारद्वारी रखा गया है। ये आज रविवार का दिन है, दर्शकों का हुजूम जुटा हुआ है। छुट्टी के दिन अक्सर दर्शक यहाँ पे आते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों तरफ से पाम ट्री खड़े होकर आने वाले टूरिस्ट का स्वागत करते हुए प्रतीत हो रहे हैं।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। आप देख रहे हैं क्रिकेट फीवर नेटवर्क। और आज हम बात खेल की नहीं करेंगे। आज हम आए हैं कुछ ऐतिहासिक जगह जहां पर हम एक्सप्लोर करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। मैं हूं मुर्शिदाबाद, जो कि कलकत्ता से करीब 200 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये जगह। और इस जगह पे आने के लिए आपको कलकत्ता से ट्रेन पकड़ने की ज़रूरत है। सबसे बेहतरीन ट्रेन हजारद्वारी एक्सप्रेस है, जो 3.5 घंटे में करीब 10 बजे 10:20 तक आपको मुर्शिदाबाद स्टेशन पे पहुंचा देगी। और हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे भारतीय इतिहास, मुग़ल साम्राज्य और ब्रिटिश इतिहास के बारे में बहुत सारी तरह की जानकारी देते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्रिकेट फीवर नेटवर्क पर। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं मुर्शिदाबाद के ट्रैवलिंग टूरिस्ट प्लेस। ये जगह बहुत ही ऐतिहासिक है। यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ मुग़लों और ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़ा हुआ इतिहास है, जिसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे। वैसे हम लोग चले हैं कलकत्ता से, और कलकत्ता से आने के लिए आप सभी दर्शकों को ये बता दूँ कि सबसे सुविधा है, अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो आ सकते हैं, या फिर ट्रेन से आना चाहें तो सबसे अच्छी जो सुविधा है ट्रैवलिंग की, आप कोलकाता स्टेशन से हजारद्वारी एक्सप्रेस, जो सुबह 6:50 पे चलती है वहाँ से, और 10:20 पर आपको मुर्शिदाबाद स्टेशन पे उतार देगी। बरहमपुर स्टेशन के ठीक बाद ही पड़ता है स्टेशन। करीब 195-94 किलोमीटर का रास्ता ही है। और सुबह आकर हम आपको हर तरह की जानकारी, कैसे आएंगे, कहाँ पे रुकेंगे, होटल की जानकारी भी हम अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल देंगे। आप उसको देखकर और जगह को एक्सप्लोर कर देखने का, अगर घूमने का आपका इच्छा हो, बहुत ही बेहतरीन जगह है। आप ज़रूर यहाँ आ सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम लोग स्टेशन के पास ही एक होटल है, इंद्रजीत होटल, इसमें रुके हुए हैं। और इस होटल की जानकारी, थोड़ा बेहतरीन होटल है, हर तरह की जानकारी हम आपको दे देंगे। अभी हम लोग 2nd फ्लोर में रुके हुए हैं, और अभी निकल रहे हैं इस जगह को, इस टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए। और हमारे साथ बने रहिए। चलते हुए हम आपको हर जानकारी देते रहेंगे। फ़िलहाल हम अभी निकल रहे हैं, और यहाँ से प्रस्थान करके निकलेंगे। एक बैग रिक्शा के टोटो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा है, इसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे 10 स्थल है टूरिस्ट प्लेस, जिसको एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे। फिलहाल बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्रिकेट फीवर नेटवर्क पर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट फीवर नेटवर्क। और आज हम खेल की बातें नहीं करेंगे। हम चल रहे हैं एक टूरिस्ट स्पॉट पे आए हैं, जो कलकत्ता से 200 किलोमीटर दूर है और मुर्शिदाबाद स्टेशन के पास। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया था, जिस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, ये जगह जुड़ी हुई है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पे मुग़लों का और ब्रिटिश इतिहास का एक रहस्य जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे आपको। और हमारे साथ मौजूद है हमारे टूरिस्ट गाइड, और इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा है, एक बैटरी के द्वारा चालित टोटो जिसे कहा जाता है। 10 टूरिस्ट स्थल है जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं कमान, और उसके बाद काटरा मस्जिद, जो कि मुर्शिद कुली खान का समाधि स्थल कब्र है, तो जिसके नाम से मुर्शिदाबाद शहर है। तो सबसे पहले वहाँ चलते हैं, वहाँ जाकर आपसे और आगे की बातें करेंगे और उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। फिलहाल हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसे कि मैं बता रहा था, हम लोग आ चुके हैं मुर्शिदाबाद शहर में,
और इस शहर को एक्सप्लोर करेंगे। काफ़ी कुछ ऐतिहासिक तथ्य है यहाँ पे जिसके बारे में हम जानकारी देंगे आपको। मैं बता दूँ, मैं अभी पहले आया हूँ सब्जी कटरा मस्जिद, जो कि स्थित है मुर्शिदाबाद शहर और स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर के आसपास ये जगह है। और हमारे साथ टूरिस्ट गाइड हैं यहाँ के देवनाथ, जो मौजूद है हमारे साथ, देख सकते हैं। हमें गाइड करेंगे, इसके बारे में जानकारी हम आपको देंगे। इसका इतिहास है कि इस शहर का नाम है मुर्शिदाबाद, और जिनके नाम से ये शहर बनाया गया था, बंगाल और उड़ीसा की राजधानी बनी थी ये। इनका जन्म हुआ था मुर्शिद खान का 1660 में। 300 साल का पुराना इतिहास है इस जगह का। तो मुर्शिद खान बेसिकली ये हिंदू परिवार में जन्मे थे। इनका नाम था सुदर्शन नारायण मिश्र। ये ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था सुदर्शन नारायण मिश्र का। तो पूरनपुर जिला में इनका जन्म हुआ था हिंदू परिवार में, लेकिन दिल्ली के मीना बाज़ार में इन्हें लाकर इनका परिवार की गरीबी की वजह से इन्हें वहाँ छोड़ दिया गया था। तो एक धन्य संपन्न मुस्लिम परिवार जिनका नाम था, उन्होंने इन्हें अडॉप्ट किया था 10 साल की उम्र में करीब, और इन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण कराकर और इन्हें अधिकार दिया गया पारिवारिक, और इनका धर्म परिवर्तन करा के इनका नामकरण किया गया कुली मुर्शिद खान। सो इस जगह का निर्माण हुआ था 1723 से 1724 के बीच। मुर्शिद खान, कुली मुर्शिद खान का यह समाधि स्थल है, कब्र स्थल है। इसके बारे में हम आगे विस्तृत जानकारी देते रहेंगे। जैसे कि पहले मैंने इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ये ऐतिहासिक जगह है। और मैं बता रहा था मुर्शिद खान के बारे में, जो एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनको अडॉप्ट करके मुस्लिम कम्युनिटी धर्म में परिवर्तन कराया गया, और इसके बाद इन्हें सारी अधिकार दिए गए उस संपन्न परिवार के द्वारा। और इनकी नियुक्ति हुई 1702 में हैदराबाद में एक कलेक्टर के रूप में, मुगल साम्राज्य के कलेक्टर, टैक्स कलेक्टर के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी हैदराबाद में। उस समय औरंगजेब का शासन था, मुगल साम्राज्य औरंगजेब का। उनके अंदर में ये टैक्स कलेक्टर थे, यानी जजिया कर वसूलते थे हैदराबाद में। और बुलाया दिल्ली औरंगजेब ने, और इनको जिम्मेदारी दी बंगाल और उड़ीसा के राजधानी को संभालने के लिए, जबकि पुरानी राजधानी थी ढाका में। तो इस राजधानी को शिफ्ट किया गया मुर्शिदाबाद में, बंगाल की राजधानी को, मुगल साम्राज्य में औरंगजेब के द्वारा। और वहाँ का जो चीफ जिसको कहा जा सकता है, टैक्स कलेक्टर कुली मुर्शिद खान को, नवाब कुली मुर्शिद खान ना को बनाया गया। तो चलिए आगे की जानकारी हम लेते हुए आगे चलते हैं। चलो, तो ये जो हम देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है कटरा मस्जिद का, ये नीचे का जो आप फ्लोर देख रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर, इसको छात्रावास कहा जाता था। और ऊपर का जो फ्लोर है, इसको मुसाफिर खाना कहा जाता था। ठीक से इनको दिखाओ। और पहले माइक की व्यवस्था थी नहीं, तो उस समय बम्बू के द्वारा निर्माण किया गया एक यंत्र, जो कि साउंड को, ध्वनि को बढ़ा देता था। उसके द्वारा अजान दिया जाता था इस वॉच टावर के थ्रू। और ये ऊपर से सुरक्षा के माध्यम से जो सुरक्षा गार्ड थे, जो सुरक्षाकर्मी थे, वो निरीक्षण रखते थे शहर के ऊपर कि कोई बाहर का शत्रु आक्रमण नहीं करे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चलो, मस्जिद के अंदर पहुंच चुके हैं, और मस्जिद का जो पुरातात्विक विभाग द्वारा ये अधिग्रहण किया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये पुरातात्विक विभाग के द्वारा इसे अधिग्रहण किया गया है। और इस मस्जिद का स्ट्रक्चर मैं बता दूं, ग्राउंड फ्लोर जो है ये छात्रावास, और ऊपर मुसाफिर खाना हुआ का। और एक विशेष जानकारी निकल कर आई है, आप कैमरा को थोड़ा उस तरफ लें, दीवार के, मस्जिद के दीवार के पीछे पीछे जो स्क्वायर का शेप जो देख रहे हैं, इस स्क्वायर के शेप में बेल्जियम ग्लास लगा हुआ करता था। बेल्जियम से आया हुआ ग्लास लगा हुआ करता था। इसका उद्देश्य ये था कि आप देख सकते हैं, आप इधर दिखाइए, ये छात्रावास है जो छात्र पढ़ते थे, और ठीक इसके दीवार से सटा हुआ ये जो है, ये एक दिया खाना होता था, जहाँ पर रोशनी के लिए दिया को जलाया जाता था। और इसका उद्देश्य ये था कि ये दीवार के, हर आप सब जगह दिखाओ, हर दीवार से ये दिया खाना लगा हुआ था, तो हर दीवार में दिया को जलाया जाता था रोशनी के लिए।
और ये जो रोशनी का रिफ्लेक्शन जो है आप देख सकते हैं, ये बेल्जियम ग्लास में पड़ता था और बेल्जियम ग्लास रिफ्लेक्ट करके पूरे कैंपस को, मस्जिद कैंपस को रोशनी कर देता था। रात के अंधेरे में इस दिया के रिफ्लेक्शन के द्वारा, बेल्जियम ग्लास के रिफ्लेक्शन के द्वारा इस कैंपस को रोशनी युक्त बन जाता था। तो ये उद्देश्य था बेल्जियम ग्लास का। उर्दू, अरबी, पारसी और कुरान का शिक्षा दिया जाता था। मौलवी एक रहते थे और 4 छात्र एक रूम में, एक कक्ष में। ये जो पुराना स्ट्रक्चर है मैं दिखा दूं पहले का। ये नीचे आप देख सकते हैं गुफानुमा, जो कि सुरंग की तरह प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये वैसा नहीं था। ये पुराने ज़माने में वेंटिलेशन के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जाता था, जो इस निर्माण स्थल के चारों तरफ बना हुआ एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका उद्देश्य ये था कि नीचे का जो नींव है उसमें डैम्प नहीं पकड़े और ये डैमेज नहीं हो, लेकिन सुरक्षा की वजह से अब इसे ढक दिया गया है। कुछ खुला हुआ जिसको हम दिखा सकते हैं, आप दिखाइए कैमरा के माध्यम से। ये जो गुफानुमा बना हुआ ये वेंटिलेशन के काम में लिया जाता था। ये मस्जिद का ग्राउंड नीचे का फ्लोर है। बस चलिए, हम लोग मस्जिद के मुख्य द्वार की तरफ आ चुके हैं और फ्लोर के नीचे हम एक जानकारी जो निकल कर आ रही है बता दूं। इस फ्लोर में जो स्क्वायर नुमा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसकी संख्या 2000 है पूरे इस कैंपस के अंदर। इस कटरा मस्जिद के कैंपस के सामने 2000 स्क्वायर नुमा ये स्थल बना हुआ है। इसका उद्देश्य ये था, यहाँ पर उस वक्त जो यहाँ पर मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ने के लिए जो आते थे श्रद्धालु, वो 2000 की संख्या में एक साथ नमाज़ पढ़ते थे। और उसके लिए ऊपर हम मैं कहता हूँ, देख सकते हैं आप ऊपर मस्जिद के ठीक सामने रिंग नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ऊपर का वो रिंग दिखाओ। रिंग नुमा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका मुख्य कारण ये था कि यहाँ से एक कवर दिया जाता था, यानी कि उसको जैसे कहते हैं उसको तिरपाल की तरह, जिससे छाँव के माध्यम से जो यहाँ के श्रद्धालु हैं उनको असुविधा न हो, तो उसमें हुक लगाकर इसे छायादार बना दिया जाता था शामियाना के माध्यम से। तो दर्शकों, मैं बता दूं, आप देख रहे हैं इस मस्जिद के सामने के तरफ हम लोग सामने का परिदृश्य देख रहे हैं और यहाँ भी स्क्वायर नुमा ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है दीवार के ऊपर, यहाँ भी बेल्जियम ग्लास लगा हुआ था। इसका उद्देश्य ये था कि चांदनी रात में जो रोशनी आती थी इसमें रिफ्लेक्ट कर ये पूरे कैंपस को रोशनी नुमा बना देती थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था। मस्जिद का मुख्य द्वार है, हम लोग अंदर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, यही है मस्जिद का मुख्य द्वार। तथ्य यह है कि इसमें 5 गुंबद हुआ करता था इस मस्जिद में, लेकिन 1987 में जोरदार भूकंप की वजह से 3 गुंबद टूट चुका है, सिर्फ 2 गुंबद बचा हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो गुंबद का स्ट्रक्चर टेढ़ा हो चुका है, ये भूकंप के वजह से ये गुंबद का स्ट्रक्चर जो टेढ़ा हो चुका है। ये जो जगह देख रहे हैं, ये 3 धाप इसका बनाया, 3 ठो स्टेज बनाया गया है। इसके ऊपर जो इमाम साहब थे वो खड़ा रहकर उपदेश दिया करते थे अपने श्रद्धालुओं को। मैं बता दूं, ये जो मस्जिद का निर्माण किया गया था, इसमें जो मुख्य तत्व मिले हुए थे, जो पुराने ज़माने में बनाया जाता था, चूना सुर्खी और खैर का पानी, मेथी का पानी और चिट्टे गुड़ जो कहा जाता है, चिपचिपा जो गुड़ होता है, उसके मिश्रण से इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे मस्जिद को खड़ा किया गया था। और पुराना प्लास्टर है जो वाइट रंग का देख रहे हैं, 300 साल पुराना, और नीचे वाला जो देख रहे हैं ये नया प्लास्टर है। तो अंतर देख पाएंगे आप। इस मस्जिद के जो मुख्य आर्किटेक्टर थे मुराद फराज खान थे, जो इस मुर्शिद खान के मुख्य सेनापति भी थे, और उन्हीं के द्वारा उन्हीं के संरक्षण में इस मस्जिद का निर्माण कराया गया है। तो हम लोग खड़े हैं मस्जिद के मुख्य द्वार पर और आप देख सकते हैं ये जो एंट्री स्थल है, पहले हम लोग एंट्री लिए थे मस्जिद के पिछवाड़े के पीछे वाले गेट से। ये मुख्य द्वार है जहाँ से एंट्री लिया जाता था, और इसी मुख्य द्वार के नीचे, ग्राउंड फ्लोर के नीचे, नवाब मुर्शिद खान का कब्रस्थान है, जो समाधि स्थल कहा जाता है हिंदी में।
तो उनका उद्देश्य ये था, उनके देहांत के बाद निर्णय लिया गया था उनके द्वारा कि उनकी समाधि को ठीक मुख्य द्वार के नीचे रखा जाए, और यहाँ जो नमाजी हैं, यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, अगर उनके द्वारा कोई गलती हुई है तो उनके पाँव की धूल उनके कब्र पर गिरकर उन्हें इस पाप से मुक्ति मिले, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। तो हम लोग आए हैं जो मुख्य कब्र स्थान है, समाधि स्थल मुर्शीद खान का। आप देख सकते हैं अंदर एक कच्चा समाधि है जो उनके इच्छा अनुसार बनाया गया था, और मुख्य द्वार के ऊपर से जो जालीनुमा एक पथ का निर्माण किया गया था जिससे श्रद्धालुओं का धूल इनके कब्र पर आकर गिरे, ये इनका उद्देश्य था। तो ये मुख्य नवाब थे, 18 नवाब हुए हैं, इसमें मुख्य नवाब मुर्शीद खान का ये समाधि स्थल है। आप देख सकते हैं इस दीवार के पीछे टी, जो रिवर्स टी लिखा हुआ है, तो इसका उद्देश्य था यहाँ पे कैंडल लगाया जाता था रात के वक्त रोशनी के लिए। जो जगह है, ये एंट्रेंस है जिसके थ्रू टावर पे चढ़ा जाता है। तो ये मुख्य एंट्रेंस है, आप देख लीजिए, और इसके ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनी हुई है, लेकिन अभी सुरक्षा के दृष्टि से इसे बंद कर दिया गया है सरकार के द्वारा। तो हम लोग वापस पिछले दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं कटरा मस्जिद के। जो आर्काइव है दिया हुआ है, ये नवाबों का लिस्ट है, 18 नवाब ना, 18 नवाब का लिस्ट है। इसमें मुख्य प्रथम नवाब जो देव कुली मुर्शीद खान, उनकी जो फैमिली, उनका जो डायनेस्टी चलता था, ये करीब 1 2 3 4 5 6 7 डायनेस्टी के बाद वह नवाब वर्दी खान जो बिहार से आए थे, उन्होंने इनके उत्तराधिकारी की हत्या करके यहाँ की नवाबी को अपने हाथ में ले लिया, और इन्हीं के पुत्र हुए वंशज थे सिराजुद्दौला, इनके नाती थे, जो कि यहाँ के अंतिम नवाब थे, पंचम स्वाधीन नवाब, स्वाधीन भारत के नवाब। और इसके बाद मिर्जाफर का ब्रिटिश के अधीन में मिर्जाफर के हाथ में यहाँ की सत्ता और नवाबी आई, और उसके बाद इन नवाबों के द्वारा यहाँ मुर्शिदाबाद में शासन किया गया। तो ये है यहाँ का इतिहास। और देखो, तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं नए तीसरे टूरिस्ट प्लेस पे, साइट पे। यह है मुर्शिदाबाद के प्रथम नवाब मुर्शिद कुली खां की पुत्री का कब्रस्थान है, ये समाधि स्थल। किंवदंती ये है कि उनको जिंदा समाधि, उनको जिंदा कब्र में दफनाया गया था। ये यहाँ का इतिहास है। इसके पीछे क्या कारण है, ये इतिहास में के तथ्य में है, किंवदंती और कुछ जो बातें चर्चा की जाती है यहाँ के लोकल निवासी के द्वारा कि ये काफ़ी क्रूर महिला थी, बच्चों के ऊपर क्रूर इनका व्यवहार था, जिसके परिणाम स्वरूप इनको जिंदा कब्रस्थान, जिंदा दफनाया गया था। तो आप दिखा सकते हैं इसको, तो आप देख सकते हैं ये कब्रस्थान है जो नवाब प्रथम नवाब मुर्शिद खां की, जो इनका इस दृश्य को कैमरे में कैद करने का अनुरोध करूंगा आदर्श के द्वारा। आप इस चीज़ को कैमरे के माध्यम से कैद करें। तो दर्शकों, आप ज़रूर इस जगह को आकर, स्थल है, यह है मुख्य कब्रस्थान जो नवाब मुर्शिद खां की पुत्री जिन्हें जिंदा दफन किया गया था उनके क्रूर व्यवहार के कारण। तो ये कब्रस्थान है जो नीचे की तरफ है। कैमरा को नज़दीक ले जाकर फोकस करके उसका फोटो, तो जिंदा कब्र में दफनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ और विशेष कुछ खास जानकारी है नहीं देने को, इसे सजाया गया है। आप आइए, इस जगह का आनंद उठाइए और जानकारी कीजिए। नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं तीसरे साइट पे,
ये मीर जाफ़र नवाब जो बंगाल के नवाब थे, सिराजुद्दौला की हत्या के बाद उनको नवाबी मिली थी ब्रिटिश सरकार के अधीन में। तो इनकी ये पारिवारिक कब्रस्थली है जिनमें 1100 लोगों को कब्र में दफनाया गया है। और आप यहाँ चाहें तो आकर यहाँ विज़िट कर सकते हैं। यहाँ की जो एंट्री फ़ी है वो 10 रुपया है। आप आकर इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये कुछ ऐतिहासिक जानकारी जो कब्रस्तान है जिसके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पे 1100 कुल लोगों को दफन किया गया। अभी भी इनके खानदान के और इनके कुल के जो लोग मरते हैं यहीं दफनाया जाता है। और ठीक उनके कब्रस्तान के अपोजिट जो परिदृश्य आप देख सकते हैं, एक मस्जिद है उनका, एक व्यक्तिगत निजी मस्जिद है मीर जाफ़र का। तो दोस्तों हम आ चुके हैं चौथे स्थान पे, जो मीर जाफ़र यहाँ के नवाब थे। सिराजुद्दौला के हत्या करने के बाद अंग्रेज़ों के अधीन जो नवाब बने थे मीर जाफ़र, उनका ये घर का मुख्य द्वार है। और इतिहास ये है कि इसी के अंदर सिराजुद्दौला की हत्या की गई थी। तो ये यहाँ का मुख्य इतिहास है। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं 5वें साइट सीन में। 5वां जो टूरिस्ट स्थल है मुर्शिदाबाद शहर का, तो ये है एक मंदिर श्री श्री रघुनाथ जी टेम्पल, जो जाफरागंज लाल बाग मुर्शिदाबाद में पड़ता है। तो बहुत ही पुराना और मान्यता प्राप्त मंदिर है। हम इसके अंदर जाकर बाकी चीज़ों का निरीक्षण करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ 20 रुपया का पर हेड टिकट लगता है, तो आप आएँ तो टिकट ज़रूर लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये जो रथ है, यहाँ जो जगन्नाथ यात्रा निकाला जाता है, ये पीतल का रथ बना हुआ है। तो ये मंदिर के अंदर ही है। এখন প্রবেশ করলেন। এই জায়গাটার নাম বলা হয় নসিবপুর জাফরগঞ্জ আখড়া। নসিবপুর জাফরগঞ্জ আখড়া এই কারণেই বলা হয়, এই পাশেই আছে মির্জাপুরের বাড়ি। মির্জাপুরের ভালো নাম হলো মীর মোহাম্মদ জাফর আলী খান, এর জন্য জায়গাটার নাম বলা হয় জাফরাগঞ্জ। এই সামনে একটু শিবের মন্দিরটি দর্শন করে নেবেন। এই শিবের মন্দিরটিকে মহান্ত লক্ষণ দাস আচার্য ঢাকা উর্দু বাজার থেকে এসে প্রথম প্রতিষ্ঠান করেছিলেন এই শিবের মন্দিরটিকে 1662 সালে। চলুন আগে। এই সামনে এবার রথটা দেখে নেবেন। এটা পুরোটাই রূপোর রথ, 22 মণ। 22 মণ মানে 880 কিলো। তখনকার দিনে মাহান্ত ভগবান দাস 1270 টাকা খরচা করে এই রথটিকে তৈরি করেছিলেন। এখানে দেখুন 2খানা রথ আর বাইরে গেটে 3খানা রথ। এই আশ্রমে মোট 5খানা রথ। আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসবে এখান থেকে বেই করে জগৎ শেঠের আসল বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পুজো দিয়ে আবার নিয়ে আসা হয়। রথের খালি দেখে নেবেন একটা জিনিসই বদলি করা হয়েছে, রথের চাকাগুলো। আগে ছিল কাঠের চাকা, পরবর্তী এখন টায়ারের লাগানো হয়েছে, এই কারণে রথগুলোকে নিয়ে যেতে আসতে সুবিধার জন্য। এবার আসুন নবাবের গাড়িটা দেখবেন, 80 টাকার গাড়ি। तो आप देख सकते हैं विंटेज कार है जो नवाब का। इस कार की कीमत 80 रुपया बताई जा रही है गाड़ी के द्वारा। এই সামনে গাড়িটা দেখছেন, এই গাড়িটাকে বলা হতো লেডি বেবি অস্টিন কার। তখনকার দিনে মাহান্ত গোবিন্দ দাস আচার্য অস্টিন কার ভিন্টেজ কার মির্জাপুরের বংশধরের কাছ থেকে কিনে নেয় 80 টাকায়। এই গাড়িটা চলতো খাতি মার্কা কেরোসিন তেলে, আর গাড়িটার কোনো চাবি ছিল না। সামনের দিকে একটি ফুটো আছে দেখুন, রড দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্টার্ট দেওয়া হতো। 4 সিটের গাড়ি, 4 জনের বেশি বসা যেত না। এই গাড়িটা ছিল হাসান আলী মির্জা নবাবের। হাসান আলী মির্জা নবাবের একটা পা না থাকার কারণে অস্টিন কোম্পানি হাসান আলী মির্জা নবাবকে এই গাড়িটা গিফট করেছিল। হাসান আলী মির্জা নবাব মারা যাওয়ার পরে উনার বংশধরে গাড়ি চড়ার মতন সেরকম কেউ ছিল না। এই আশ্রমের গুরুদেবকে 80 টাকা মূল্য নিয়ে গাড়িটা বিক্রি করে, এর জন্য বলা এটা 80 টাকার গাড়ি। এবার ভেতরে মন্দির দেখার আছে, জগন্নাথের মন্দির, অষ্টধাতু রাধাকৃষ্ণ, মার্বেল পাথরের মন্দিরের উপর গাছের উপর সিংহাসন, সোনার কিছু মূর্তি আছে, নবাবী পিরিয়ডের। सो नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं। ये 6ठा विजिटिंग स्थल है, साइट सीन है, जो नरसिंहपुर राजबाड़ी है।
इसका निर्माण 1776 ईस्वी में किया गया था और ये नरसिंहपुर राजबाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इसका भी ऐतिहासिक औचित्य है, आप आइए और ज़रूर देखिए इस जगह को। इसमें पट्टालिका दी गई है जिसके बारे में इसकी ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया गया है, तो आप आकर इस जगह का निरीक्षण करें। और यहाँ भी 20 रुपये का टिकट लगता है। हाँ तो दोस्तों, आप देख रहे हैं नरसिंहपुर राजबाड़ी, और ये जो जगह है यहाँ पे ये मृत्युदंड दिया जाता था, फांसी पे अपराधियों को लटकाया जाता था। तो ये वह स्थल ही है और ये यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं ये है यहाँ के सबसे प्रमुख धाधन्य सेठ थे। यहाँ के जगत सेठ के नाम से मशहूर हैं। ये सबसे अमीर आदमी थे इस नवाबी में, इस राज्य में, और इनकी तूती बोलती थी इनके ज़माने में। ये म्यूज़ियम है, अंदर कैमरा का फ़ोटो खींचने का परमिशन नहीं है, इसलिए हम बाहर से आपको इसकी स्थिति को 30 रुपये टिकट है। और यहाँ का जो एंट्री फ़ी है वो 30 है। आप जब भी आएँ यहाँ पे फीस लेकर यहाँ म्यूज़ियम में सारी जानकारी, आप गाइड भी ले सकते हैं, ऐसे भी यहाँ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जगत सेठ का, यहाँ का सबसे अमीर आदमी का ये महल है, राजबाड़ी कहा जाता है जगत सेठ का। तो यहाँ पे एंटिक सब चीज़ें हैं, कुर्सी, बैठने का जो स्थल है मार्बल का बना हुआ, बहुत ही प्रसिद्ध जगह है यहाँ का। यहाँ पे चित्रकला जो मौजूद है, आप देख सकते हैं इसको, ब्रिटिश काल की ये पलासी युद्ध का दृश्य को चित्रित किया गया है यहाँ पे, आप इसे देख सकते हैं, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और मीर जाफ़र ने सत्ता नवाबी हथियाई थी अंग्रेज़ों के संरक्षण में। पलासी युद्ध का परिदृश्य का चित्रण किया गया है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं। जो युद्ध हुआ था पलासी का ब्रिटिश और यहाँ के नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा, तो ये एक पलासी जो बैटल ग्राउंड है, युद्ध स्थल है, एक आम का बगीचा हुआ करता था जहाँ पे ये लड़ाई हुई थी, जिसमें यहाँ के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी और सत्ता चली गई थी ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में। ये नशीपुर जगत सेठ का घर है, ये प्रवेश पथ है, सामने मंदिर है, ये प्रांगण है और ये उनका काफ़ी मशहूर ये स्थल ही है। 8वां हम टूरिस्ट स्थल पे आए हैं, जगत सेठ का राजबाड़ी, द हाउस ऑफ जगत सेठ, नरसिंहपुर। सिंबल दिया गया है 2 सिंहों का और ऊपर स्टैचू बनाया गया है जो विदेशी कला का प्रतिबिंब है, और 2 सिंहों का द्वार पर ये स्तंभ बनाया गया है। और ये देख सकते हैं पुराना जो टेबल चेयर, डाइनिंग टेबल लगता था, बैठकर यहाँ पर चर्चा की जाती थी। व्यवसायियों द्वारा यहाँ के मुख्य व्यापारी थे और सबसे अमीर आदमी थे, जगत सेठ के नाम से मशहूर।
तो नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं। नौवां साइट है ये मुर्शिदाबाद शहर का। ये काठ और गुलाब के नाम से मशहूर है। तो काठ गुलाब भवन हवेली कहा जाता है इसे। इसमें जो पुराने जैन व्यापारी थे यहाँ के, जो आभूषणों का व्यापार किया करते थे, ये उनका स्थान है, उनका निवास स्थान है, उनका महल है। अभी भी ये फैमिली कलकत्ता में इनका जैन भवन है, जो इस परिवार के लोग रहते हैं। तो इनका जो उस वक्त नवाबी के वक्त में इनका जो व्यापार था बहुत प्रसिद्ध। गुलाब के फूल के रस से जो इत्र और परफ्यूम बनाया जाता था उसका व्यापार करते थे। आभूषणों का भी व्यापार था इनका, और फर्नीचर, काठ का बागान था ये। फर्नीचर भी बनाकर, ये एंटीक फर्नीचर बनाकर नवाबों को सुसज्जित किया करते थे, उनसे व्यापार करते थे। तो इसके बारे में और विस्तृत जानकारी अंदर मिलेगी। इसमें अंदर में एक लेक भी है जहाँ मछली का पालन किया जाता है, और ये शुद्ध शाकाहारी स्थल है, मंदिर है। तो यहाँ मछली को सिर्फ पूजने की अनुमति है, इसे मारा और खाया नहीं जा सकता। रंग बिरंगी मछलियाँ यहाँ के तालाब में मिलती है। कहानी ऐसा है कि यहाँ की दो जो पटरानियाँ थी, यहाँ की व्यापारी की जो पटरानियाँ थी, उनकी दो मछलियाँ थी, हीरा और मोती के नाम से, जिनका वज़न करीब करीब 200 या 300 किलोग्राम का होता था। उनके मछलियाँ जब मर गई थी तो उनका समाधि स्थल बनाया गया था यहाँ पे। ये सब कुछ कहानियाँ हैं और जो इतिहास है जिसके बारे में जानकारी दी गई। अंदर जाकर हम और भी विस्तृत से इसकी जानकारी देंगे। फिलहाल बने रहे हमारे साथ। एक काठ बागान था ये, काठ का बागान, काठ गुलाब का बागान। गुलाब का खेती होता था, आम का बागान है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बागान है, काठ बागान, काठ गुलाब कहा जाता है। यहाँ गुलाब की खेती होती थी, और ये महल है उनका, जो यहाँ के मुख्य व्यापारी थे। तो ये जगह काठ गुलाब के नाम से मशहूर है, और एक टूरिस्ट स्थल भी है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ये जगह जो है, आप देख सकते हैं यहाँ का स्ट्रक्चर जो बनाया गया है। किसी भी एक खंडे के अंदर अगर पानी डाल दिया जाए तो हर जगह पानी की सप्लाई हो जाया करती है। ये पार्क बनाया गया है, और इसके सामने आप देख सकते हैं ये तालाब जो दिखाएं, इसका इतिहास है। ये जो तालाब है, यहाँ की जो सेठानी महारानियाँ होती थी, मैं बता दूं, ये और यहाँ से यहाँ की जो पटरानियाँ हुआ करती थी वो आकर इस तालाब में स्नान करती थी, करते थे, जो कि किन्नर समाज से हुआ करते थे। ये महिलाओं की सुरक्षा में रहते थे किन्नर समाज से। उस गुंबद नुमा वहाँ से प्रहरी थे जो सुरक्षा दिया करते थे। और ये जो घाट का निर्माण किया गया था, इन घाटों से स्नानागार बनाया गया था महिलाओं के लिए। और कहानी ऐसी है कि इस तालाब के अंदर मछलियों का पालन किया जाता था, और उनको नाक में सोने का नथ पहनाकर उनकी सुरक्षा की जाती थी। जैन समाज में ये शाकाहारी समाज और परिवार है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ कलरफुल मछलियों का भ्रमण करते हुए। यहाँ कोई शिकार नहीं कर सकता है मछलियों का। और कहानी ऐसी है कि दो मछलियाँ जिन्हें हीरा और मोती के नाम से पाला गया था, काफ़ी बड़ी मछलियाँ थी, तो वो जो मछलियाँ मर गई थी उनकी दो समाधि बनाई गई थी और उनको सोने का नथ पहनाया गया था। ये है कहानी इस तालाब की। आइए अंदर देखते हैं। म्यूज़ियम है, यहाँ फ़ोटोग्राफी की मनाही है, तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं और विस्तृत जानकारी आपको देते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। जो परिवार था उनका। और सो नमस्कार, अब हम पहुँच चुके हैं। ये जैन जो व्यापारी परिवार था, ये उनका मंदिर था, घर का मंदिर, जिसमें सभी पूजा अर्चना किया करते थे।
और जैन का मुख्य मंदिर जो आगे है, इसको हम दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ सामने ये मछली है। इसी के बारे में मैंने चर्चा की थी तालाब के सामने। ये मछली का ये समाधि स्थल है। यहीं पे ये मछली जो तालाब में थी, इतनी बड़ी मछली जिसके नाक में सोने का नथ लगाया गया था, फिर मरने के बाद इस मछली की यहीं पर समाधि स्थल बनाई गई है। तो इसका भी काफ़ी ऐतिहासिक महत्व है और ये चर्चा का विषय रहता है यहाँ पे। इस तरह की कहानी थी, यहाँ के इतिहास में दर्ज है। आप ज़रूर आएँ, देखें इसको। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं यहाँ का जो मुख्य जैन मंदिर है। ये व्यापारिक परिवार जिसकी अब आप आगे की पीढ़ी आप शहर में निवास करती हैं, साल में एक बार आते हैं ये लोग। ये उनका मुख्य मंदिर है जैन समाज का, जो काफ़ी मशहूर मंदिर है यहाँ का। इसलिए हम आपको ये दर्शन करा रहे हैं। ये जो तालाब है आप देख सकते हैं, यहाँ से इसकी मुख्य एंट्री है। तो हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मंदिर का पूरा परिदृश्य, काफ़ी पुराना और मान्यता प्राप्त प्रमाणिक जैन मंदिर मुर्शिदाबाद में। तो आप देख सकते हैं ये जैन मंदिर जो यहाँ व्यापारिक समाज का मुख्य मंदिर है। तो नमस्कार दोस्तों, हम लोग फाइनली आखिरी नहीं कह सकते हैं, ये 10वां टूरिस्ट प्लेस है, 10वां साइट है जो हजारदुआरी के नाम से मशहूर है। और मुर्शिदाबाद का प्रमुख जगह हजारदुआरी, जो 1000 दरवाज़ों के द्वारा निर्मित ये पहले का कोर्ट प्रारूप, ये दरबार लगता था, यहाँ कोर्ट लगता था जहाँ पे विवादों को सुलझाया जाता था। तो चलिए इस ऐतिहासिक जगह का भ्रमण करते हैं। अंदर म्यूज़ियम है, अंदर फ़ोटो खींचने का परमिशन नहीं है, लेकिन बाहर की तरफ से जो भी जानकारी दी जा सकती है हम आपको देंगे। और अंदर की जानकारी बाहर आने के बाद आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। आप बाहर की जो सफ़ेद रंग का जो स्ट्रक्चर निर्माण देख रहे हैं, ये इमाम बाड़ा इसे कहा जाता है। इसे सिर्फ मुहर्रम के लिए 10 दिन के लिए खोला जाता है, बाकी दिन ये बंद रहता है। मुहर्रम के समय में इस उत्सव को मनाने के लिए 10 दिन के लिए इस इमाम बाड़ा को खोला जाता है। तो ये यहाँ का जो विजिटर्स हैं, और ये वक्त काफ़ी कम वक्त है अंदर जाने का, तो इसलिए हम जल्दी बाहर आने के बाद बाकी जानकारी देंगे। अभी अंदर की तरफ जा रहे हैं, म्यूज़ियम की तरफ हम देखेंगे और आपको विस्तृत जानकारी देंगे। बने रहे हमारे साथ। तो नमस्कार दोस्तों, हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। मुर्शिदाबाद का ये हजारद्वारी, जो 1000 गेटों के द्वारा निर्मित है। तो इसका इतिहास ऐसा है कि इसमें 900 द्वार जो हैं वो ओरिजिनल है और 100 जो कृत्रिम यानी फॉल्स दरवाजे बनाए गए हैं, जिसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए इस निर्माण स्थली का नाम हजारद्वारी रखा गया है। ये पहले दरबार यानी कोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था नवाबी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय। और ठीक इसके अपोजिट में हम कहेंगे आदर्श को दिखाने के लिए इमाम बाड़ा, जो कि देखा जा रहा अभी हम देख कर निकले हैं बाहर। अंदर फ़ोटो खींचने की अनुमति नहीं है, इसलिए हम लोगों ने फ़ोटोग्राफी नहीं की है। अंदर म्यूज़ियम आप आकर देखें, 25 रुपये का टिकट है। 15 साल के अंदर के उम्र के बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं लगता है यहाँ। तो 16 साल के ऊपर से बच्चों के लिए टिकट का प्रावधान है, अनिवार्य है। 25 रुपये का टिकट लगता है। ठीक हजारद्वारी के अपोजिट में आप देख सकते हैं जो नया सफ़ेद रंग का जो गुंबदनुमा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसे इमाम बाड़ा कहा जाता है। ये सिर्फ मुहर्रम के मौसम में इसे खोला जाता है। तो बहुत ही भव्य स्थली है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और इसी हजारद्वारी के नाम पर जिस ट्रेन से हम लोग आए हैं, हजारद्वारी एक्सप्रेस नामकरण दिया गया है। और ये मुर्शिदाबाद
स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये। ठीक इसके नज़दीक गंगा का किनारा है। हम लोग बाहर निकलेंगे और ये गंगा नदी जो भागीरथी नदी जिसे कहा जाता है यहाँ पर, और यही जाकर हुगली नदी बन जाती है जब हुगली डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। अभी इस नदी को भागीरथी के नाम से जानते हैं हम जब वहाँ। तो दोस्तों मैं आपको कुछ और जानकारी दे दूँ जो अभी अभी हम म्यूज़ियम से निकल कर आए हैं। इस म्यूज़ियम में उन सभी 80 वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया है, यानी कि इसका एग्जीबिशन किया गया है, इसमें प्रदर्शनी की गई है जो मुग़ल काल से लेकर ब्रिटिश काल तक जिन जिन अस्त्रों का औजारों का इस्तेमाल किया जाता था, ऐतिहासिक कुछ आपको अवशेष मिलेंगे, हथियार जो पहले के ज़माने में तोप से लेकर तलवार से लेकर सैनिक वस्त्र से लेकर पुराने पेंटिंग कैनवास जो पहले गवर्नर थे यहाँ के उनकी ओरिजिनल पेंटिंग, ये हर तरह का कलेक्शंस यहाँ पे दिए मिलेगा देखने को। आप ज़रूर आएँ और उसके बारे में विस्तृत जानकारी वहाँ लिखी हुई है, उसे आकर आप देखें, उसे अपना ज्ञानवर्धन करें। ये विशेष जानकारी इस हजारद्वारी म्यूज़ियम के बारे में। तो आप बने रहें हमारे साथ, आगे की जानकारी हम देते रहेंगे आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थी आज का जो ये 10 व्यूज़ था ऐतिहासिक स्थल, इसका संपन्न किया जाता है और मैं कंक्लूड करते हुए अब आखिरी स्थल जहाँ चलेंगे वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टूरिस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा उसे निर्मित किया गया है मोती झील जिसे कहा जाता है। जहाँ पे मोती का फार्मिंग किया जाता था, इसीलिए उसे मोती झील किया जाता है। अभी फ़िलहाल बंगाल सरकार के द्वारा, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा से टूरिस्ट स्थली इसमें टूरिस्ट पार्क में परिवर्तित कर दिया गया है। हम वहाँ चलेंगे, आपको वहाँ के बारे में जानकारी देंगे और आप जब भी आएँ यहाँ के बारे में हर चीज़ की जानकारी हम डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध कराएंगे। आप देखकर इस जगह का ज़रूर भ्रमण किए, काफ़ी ऐतिहासिक जगह है और यहाँ का इतिहास मुग़ल काल के नवाब से लेकर ब्रिटिश काल के साम्राज्य तक जो इतिहास और जो अवशेष यहाँ उपलब्ध हैं, मिलते हैं, जो ऐतिहासिक स्थल है, देखकर आप उस पलों की गवाह बन सकते हैं। ज़रूर यहाँ आएँ, इसका निरीक्षण करें और अपनी ज्ञान को ज्ञानवर्धित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल बने रहें, अगले स्थली पर जाने पर हम आपको मोती झील के बारे में और वहाँ की जो विशेष जानकारी है वो उपलब्ध हम आपको कराते रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं आखिरी और फाइनल साइट पे। ये है मोती झील और ये वेस्ट बंगाल टूरिज़्म के द्वारा डेवलप किया गया एक पार्क है और इसके बारे में की तरफ जाकर इसके बारे में और एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ही शानदार और गॉर्जियस नेचर पार्क बनाया गया इसे। आइए, और इसमें अंदर म्यूज़िकल शो भी किया जाता था, लेकिन अभी फ़िलहाल तकनीकी गड़बड़ी के कारण इसे स्थगित रखा गया है। और बाकी इसका सौंदर्यीकरण काफ़ी ज़बरदस्त है। अंदर जाकर हम इसका परिदृश्य आपको दिखाते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं मोती झील के अंदर। एक वेस्ट बंगाल टूरिज़्म डिपार्टमेंट के द्वारा डेवलप किया गया पार्क है जो काफ़ी खूबसूरत और भव्य है। चारों तरफ आप देख सकते हैं, ये पाम ट्री का एक कॉरिडोर बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत, और बगीचे का ज़रा सजावट है। ये लाइटिंग है, दिन में और भी खूबसूरती, प्राकृतिक खूबसूरती नज़र आती है। फ़िलहाल हम देख सकते हैं ये पार्क। आप देखिए कॉरिडोर जो बनाया गया है, दोनों तरफ पाम ट्री का कतार लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि पाम ट्री, और ये अभी अभी लाइट जलाया गया है, संध्या का समय हो चुका है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों तरफ पाम ट्री का जो कतार में खड़े दर्शकों का स्वागत करते हुए प्रतीत हो रहा है। काफ़ी भव्य परिदृश्य है। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, आप जब भी आएँ इस झील में ज़रूर घूमें और देखें इसे।
क्योंकि काफ़ी भव्य है। यहाँ म्यूजिकल शो भी किया जाता था। फिलहाल इसका इतिहास ये है, इस झील का मोती झील नाम क्यों पड़ा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेक है, झील है, जिसमें कालांतर में ये यहाँ पे मोतियों का खेती किया जाता था, मोती पर्ल फार्मिंग किया जाता था, जिसके द्वारा आभूषणों का निर्माण किया जाता था। एक गवर्नमेंट लॉज भी है, काफ़ी भव्य लॉज, हम आगे जाकर आपको दिखाएंगे। और बहुत ही सुंदर गार्डन है ये, बहुत लंबा चौड़ा पार्क, पिकनिक के घूमने के स्थल से आज रविवार का दिन है। दर्शकों का हुजूम जुटा हुआ है। छुट्टी के दिन अक्सर दर्शक यहाँ पे आते हैं, घूमते हैं। जो टूरिस्ट है, बाहर से भी टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, तो काफ़ी भव्य जगह, आप ज़रूर आएँ यहाँ। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों तरफ से पाम ट्री खड़े होकर आने वाले टूरिस्ट का स्वागत करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। प्लेग्राउंड और दर्शकों का हुजूम, जो टूरिस्ट आए हैं, काफ़ी रौनक, शानदार जगह। पूरा दिन व्यतीत किया जा सकता है यहाँ। सुबह सुबह आएँ, जॉगिंग करें, दौड़ें और प्रकृति की इस खूबसूरती का आनंद उठाएं। और दर्शक आप देख सकते हैं, ये टॉय ट्रेन है। पूरे पार्क का भ्रमण कराया जाता है इस ट्रेन के माध्यम से। फिलहाल बच्चे और टूरिस्ट इसमें बैठकर हंगामा मचाते हुए और आनंद उठाते हुए इस और यहाँ पे पट्टतालिका लगी हुई है, जिसका नाम है मोती झील विश्व बांग्ला हाट। मैं आदर से कहूँगा आप इसको पिक्चराइजेशन करें। इस पार्क का नाम विश्व बांग्ला हाट के नाम से ये पट्टतालिका लगी हुई है। तो दर्शक काफ़ी ये देख सकते हैं आप, विश्व बांग्ला का ग्लोब है, लोगो बनाया हुआ है। और ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट वेस्ट बंगाल का ये लोगो है। विश्व बांग्ला पोस्ट पॉइंट के नाम से इसे जाना जाता है। मोती झील विश्व बांग्ला पॉइंट, बांग्ला में विश्व बांग्ला केंद्र लिखा हुआ है। ये रिवर बोट है, रिवर बोट की सुविधा दी गई। अभी तो रात हो चुका है, शायद ये सेवा बंद है। आप अगर रिवर बोटिंग करना चाहें तो यहाँ से जा सकते हैं। आप इसे देख सकते हैं, यह सरकारी गेस्ट हाउस है। यहाँ पे भी आकर टूरिस्ट ठहर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग किया जा सकता है। आप सर्च करके मोती झील गेस्ट हाउस बुकिंग कर सकते हैं।
इसके टूरिज़्म डिपार्टमेंट के वेबसाइट। हम लोग आ चुके हैं मोती झील वेस्ट बंगाल टूरिज़्म कॉटेज। अगर आप यहाँ ठहरना चाहें तो यहाँ भी ठहर सकते हैं। यहाँ कॉटेज है, गवर्नमेंट सरकारी कॉटेज। इसका बुकिंग ऑनलाइन किया जा सकता है। आप काउंटर पे भी आकर इसका बुकिंग कर सकते हैं।